दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव एमएलटी न्यूज से। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोग को इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि आपके जॉब से संबंधित है। और विषय ये है कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन की सैलरी कितनी होती है या उन्हें कितनी सैलरी मिलती है। तो हम दो पार्ट में आपको बताएंगे, प्राइवेट में कितनी सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट में कितनी सैलरी मिलती है। और उसके बाद जो है उसके हिसाब से आप लोग अपने स्कोप्स को, अपॉर्चुनिटीज को जो है तय कर सकते हैं। आपको सिलसिलेवार से जानकारी दूंगा और आप लोग को और भी वीडियोस आपने सैलरी से संबंधित सुने होंगे, परंतु इसमें सिलसिलेवार से जो है आपको अपडेट मिलेगी। तो प्लीज स्किप नहीं करना है और शेयर जरूर करना है ताकि अन्य साथियों को भी पता चल सके और अपने प्रोफेशन की जो एसोसिएशन है उससे भी जुड़ना अनिवार्य है। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट आता है कि समय नहीं है, परंतु ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, इसलिए आप लोगों को धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ बात की है कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन सैलरी कितनी। अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है, डीएमएलटी किया है या बीएससी एमएलटी बीएमएलटी किया हुआ है, तो उसके बाद जो है आपको सैलरी जो तनख्वाह है वो कितनी मिल सकती है। अगर यहाँ पे हमने आप लोग के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं बताने का कि देखिए, जॉब जो होती है, जो जॉब्स है या नौकरी दो क्षेत्रों में मिलती है, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। तो हम सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। प्राइवेट में देखिए, प्राइवेट में हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स है, और उसके बाद जो है पैथ लैब्स है। ठीक है, हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो अभी करंट के सिनेरियो में देखिए, मैं जो आपको न्यूज दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो पूरी तरीके से सत्यापित है और जो एक्चुअल है, जो सत्य है, वही मैं बताता हूँ। भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं करता हूँ। मेरा टारगेट है कि जो भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोफेशन से लोग हैं उनको सत्यता पता हो, ताकि उसी हिसाब से वो अपना निर्णय ले सके। तो जो अभी एक्चुअल में जो है, अभी जो करंट सिनेरियो है, जो वर्तमान में जो मेडिकल लैब टेक्नीशियंस की सैलरी है प्राइवेट में, अगर वो फ्रेशर है, देखिए अगर वो फ्रेशर है तो उसको 8,000 से 10,000 तक की सैलरी, 8,000 से 10,000 तक की सैलरी मिलती है। उसके बाद जो अगर उसके पास एक्सपीरियंस 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो 10,000 से 12,000 या 12,000 से 15,000 तक हो सकती है। और अगर 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो हो सकता है 15,000 से 20,000। परंतु ये जो प्राइवेट की सैलरी है, वो प्राइवेट की सैलरी हॉस्पिटल, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितने बेड का हॉस्पिटल्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। अब वही हम बात करते हैं, प्राइवेट पैथोलॉजी लैब की बात करते हैं हम। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में बताया था। तो पैथ लैब, अब इस पैथ लैब में भी जो है कुछ लोकल लैब्स होती हैं, लोकल लैब्स है और कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट लैब है। लोकल लैब में जो है, जो लोकल लेवल पर होंगी, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगी, वो लोकल लैब्स कहलाएंगी। और कॉर्पोरेट जैसे कि आपका एसआरएल हो गया, जैसे कि मेट्रोपोलिस हो गया, जैसे कि लाल हो गया और थायरोकेयर हो गया, ऐसे ही लैब्स जो है वो कॉर्पोरेट लैब्स कराती हैं। तो कॉर्पोरेट लैब्स में जनरली, कॉर्पोरेट लैब्स में जो है मेडिकल लैब टेक्नीशियंस की सैलरी जो है वो सैलरी 10,000 से स्टार्ट होती है, 10,000 से स्टार्ट होती है, 10K से 10,000 से स्टार्ट होती है, और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर कि कितने सैलरी मिलेगी। परंतु अभी जो लोकल लैब्स हैं, ये तो मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट लैब्स की स्थिति। कॉर्पोरेट लैब में 10K से 15K, 15,000 तक, या जितने ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको हो सकता है कि 20K 20,000 की सैलरी भी मिले। परंतु यहाँ स्थिति जो है बहुत गड़बड़ है लोकल लैब्स का। लोकल लैब्स में जो है आपको 5,000 6,000 सैलरी लोकल लैब्स में 5,000 से 10,000
अगर अच्छी लैब है तो मिलेगा। ये प्राइवेट की स्थिति हो गई, ये प्राइवेट की स्थिति हो गई कि प्राइवेट में कितना पैसा मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी। अगर देखिए एक और चीज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो पैथ लैब हो गई। अब प्राइवेट में भी जो है 3 तरीके की जॉब्स होती हैं। हॉस्पिटल में होती हैं, हॉस्पिटल में जो लैब्स होती हैं, प्राइवेट में जो पैथ लैब्स हैं, या जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री है, या वैक्सीन की इंडस्ट्री है। तो यहाँ आपको सैलरी जो है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीएससी एमएलटी है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे जो है आपको को बीएससी एमएलटी होना पड़ेगा। डीएमएलटी पे नहीं मिलेगा इस जगह पर, बट यहाँ पे बीएससी एमएलटी पर इंडस्ट्री जो जितनी भी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वैक्सीन डेवलपमेंट कंपनीज हैं, या R&D रिसर्च डेवलपमेंट कंपनीज हैं बायोलॉजिकल साइंसेस में, वहां पर आपको अगर आप बीएससी एमएलटी कर लेते हैं तो वहां से जरूर 20K से जो है 25K तक सैलरी आपको मिल सकती है। परंतु यहाँ पे भी एक्सपीरियंस चाहिए आपको, एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये प्राइवेट की स्थिति हो गई अभी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में अभी थोड़ा मार्केट डाउन है और सैलरी जो है बहुत ही कम है। हमने जितना बताया उसका 1-2% आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट में। देखिए मैं सिलसिलेवार आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ पाए आप और भ्रमित नहीं हो। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन, इससे भी की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है और आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में मैं ये कहूंगा आपको कि जो है आप यहाँ देख रहे हो जेएफएमएलटी इंडिया, जेएफएमएलटी इंडिया एक राष्ट्रीय संगठन है, इससे जुड़ने का प्रयास कीजिए क्योंकि ये आपका ही संगठन है, आपके हितों में अधिकारों के लिए कार्य कर रहा है। तो उससे भी जुड़े ताकि जॉब से संबंधित, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित और भी जो राइट्स है उससे आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। अब हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट में। अब गवर्नमेंट में जो सरकारी जो नौकरी होती है कितने प्रकार की होती है, आप समझिएगा ध्यान पूर्वक, कितने प्रकार की होती है। एक होती है परमानेंट, जिसको कहते हैं रेगुलर, ठीक है, रेगुलर। दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरी होती है आउटसोर्सिंग, ठीक है। परमानेंट रेगुलर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, परमानेंट रेगुलर भर्ती कौन सी है। कॉन्ट्रैक्ट में जो है आपका, कॉन्ट्रैक्ट में भी जो डिफाइन किया हुआ है, एक होता है NHM, ये बेसिकली प्रोजेक्ट है। NHM है, RNTCP है, उसके बाद जो है RNTCP है, फिर HIV एड्स का है, और अभी आपने देखा होगा कि अभी हाल में जो कोविड-19 वाला भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। तो अब ये जो वैकेंसी है, ये प्रोजेक्ट बेसिस पे है। ये प्रोजेक्ट है किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट जॉब है वो स्टेट की होती है और सेंट्रल की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है। तो सेंट्रल में भी सीन यही है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, सब में परमानेंट रेगुलर जॉब होती है, कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब होती है, आउटसोर्सिंग वाली जॉब होती है। अभी आउटसोर्सिंग का जो है जमाना अभी नया आया है, अभी 2-3 सालों से जो है ये यहाँ शोषण हो रहा है, यहाँ जो है ना, यहाँ शोषण हो रहा है आउटसोर्सिंग के माध्यम से। शोषण तो यहाँ पे भी है, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब में भी शोषण है, यहाँ पे भी शोषण है। ये 3 प्रकार की भर्ती मैंने आपको बताई, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी। अब स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, सभी में परमानेंट वैकेंसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट वाली होती है, आउटसोर्सिंग होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाली होती है, परमानेंट तो रेगुलर होती है, सरकारी होती है, शासकीय होती है। और उसके बाद जो NHM, RNTCP, HIV, कोविड-19। अब ये जो NHM है और HIV एड्स, अब सबकी सैलरी जो अलग अलग है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ शोषण ही है एक तरीके से।
अन्याय कहेंगे इसको। तो एनएचएम की सैलरी जो है, एनएचएम में जो लोग काम करते हैं उसमें भी जो है दो तरह के लोग होते हैं। एलटी होता है, एक लैब टेक्नीशियन होता है, और एक एसटीएलएस होता है। एसटीएस होगा और एसटीएलएस होगा, आप लोग जानते होंगे वैसे, या इसको हम कह सकते हैं कि एलटी होगा, लैब टेक्नीशियन और सीनियर ट्यूबरकुलोसिस टीबी लैब सुपरवाइजर। ठीक है, तो स्टेट वाइज जो है डिफर करता है, परंतु मैं आपको यहीं पे बताने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ पा रहा होगा। सैलरी कहां से स्टार्ट हुई? 12,000 से, 12,000 से 15 के। सेम सिचुएशन आरटीसीपी की भी है, 12 के से 15 के। HIV एड्स में भी 12 के से 15 के। कोविड की तो आप लोग जानते ही हैं, ये भी सेम है, 12 के से 15 के, 12,000 से 15,000। ये कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसी है, वैकेंसी नहीं है सॉरी, कॉन्ट्रेक्चुअल की सैलरी है। बताने का उद्देश्य क्या है? बताने का उद्देश्य ये है, अगर आप लोग सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो यहां पे क्या हो रहा है आपका? शोषण। शोषण के साथ में क्या कहेंगे? अन्याय। अन्याय हो रहा है। क्यों? कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। मैं परमानेंट वैकेंसी जो परमानेंट लैब टेक्नीशियन की पोस्ट होती है या सैलरी होती है उसको भी बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा वेट कीजिए, धैर्य कीजिए। ठीक है, तो ये बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 80% लोग कह रहे हैं, 80% नहीं, मतलब अगर 100% एलटीएस की पोस्ट है तो उसमें 70% लोग कॉन्ट्रैक्ट में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, 70% लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं और 12,000 से 15,000 की सैलरी उनको मिलती है। जो लोग देख पा रहे हैं, चाहे अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल में है, तो सोचिएगा कि कितनी बुरी बात है कि आप लोग 12 से 15,000 की सैलरी में काम कर रहे हैं। क्या काम करते होंगे, क्या घर चलाते होंगे आप लोग, उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, और कैसे चलाते होंगे आप लोग जानते होंगे। मेरा उद्देश्य है आप सब लोग जो कि भले ही अगर जॉब में है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में है, तो उनको भी जागरूक करना, और जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने डिप्लोमा डिग्री कर लिया है तो प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए, तो उनके लिए है। तो मेरा कहना ये है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की तरफ मत भागिए, परमानेंट रेगुलर की तरफ भागिए। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की तरफ नहीं भागिए। लोगों को लगता है 12,000 15,000 सैलरी मिल जाएगी, उसके बाद जो फिर हम परमानेंट हो जाएंगे। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जो प्रोजेक्ट की एनएचएम, एनटीसीपी, एचआईवी, कोविड जो भी है, इसमें अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको 12,000 से 15,000 की सैलरी में आपको डिप्यूट कर लिया गया है और आपकी नौकरी लग गई, तो आपको भविष्य में सरकारी नौकरी हो जाएगी, कभी नहीं होने वाली। ये मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। जो लोग अगर मैं गलत कह रहा हूं और जिनको लगता है कि हो जाएंगी, अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत हो तो मुझे वो चैलेंज कर सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं। मैं चैलेंज नहीं मीन्स मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि 70% पोस्ट जो है, 70% पोस्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से भर रही है। क्यों भर रही है भाई? जबकि वो पोस्ट परमानेंट है। अब एक और चीज, अब मैंने आउटसोर्सिंग भी बता देता हूं। मैं बहुत सारे लोग हमारे जो स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया, डिग्री कर लिया है, आउटसोर्सिंग में फटाक से चले जाते हैं। और वहां सैलरी क्या है? 10 के, 12 के। बहुत ही बुरी स्थिति है। आउटसोर्सिंग की तो बहुत ही बुरी स्थिति है। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट में फिर भी जो है आपका, आप लड़ाई लड़ोगे हर साल का इंक्रीमेंट के लिए, तो थोड़ा बहुत सैलरी इंक्रीज करेगी। परमानेंट नहीं है वो, कॉन्ट्रैक्चुअल है, कभी भी निकाला जा सकता है। बट ये है कि सैलरी इंक्रीमेंट होगा। देखिए आउटसोर्सिंग की स्थिति इतनी डावाडोल है कि उसमें आपको तुरंत 1 सेकंड में निकाल दिया जाएगा। और कितनी सैलरी है? 10,000 से 12,000। क्या स्थिति है मेडिकल लैब टेक्नीशियंस की? बहुत बुरी स्थिति है, सोचने वाली बात है। और अंत में जब मैं क्लोज करूंगा वीडियो को, तो उसमें मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। ये बेसिकली प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और उसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि हम अक्सर प्रॉब्लम चिल्लाते हैं बट उसका सोल्यूशन पे नहीं जा पाते हैं। तो सोल्यूशन सुनने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आप लोगों को, जो भी मेरे लोग वीडियोस देख रहे हैं, उनसे आग्रह हमेशा करता हूं कि मेरे वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा समय लगेगा, इंटरनेट थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ना जाने वीडियो से जो आप देखते हैं उसके कंपेरिजन में अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी, और अपने भविष्य के लिए जो है निर्णय ले पाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट जॉब जो होती है परमानेंट होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, आउटसोर्सिंग होती है। परमानेंट के बारे में मैंने अभी बताया नहीं है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने बता दिया है एनएचएम एनटीसीपी के हिसाब से, जो ये सैलरी बता दी, आउटसोर्सिंग मैंने सैलरी बता दी। अब मैं परमानेंट की बात करता हूँ। देखिए शोषण सब जगह है। शोषण जो है, या कह लें कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोफेशन में, हम तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करते हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोफेशन में मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पे सैलरी का ढांचा क्या ढांचा है। गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट की नौकरी होती है, एक सेंट्रल की होती है। कितना अंतर समझिएगा, कितना शोषण है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे शोषण, शोषण, अन्याय। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। अगर आपको लगता होगा कि शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो प्लीज जेएफएमएलटी इंडिया राष्ट्रीय संगठन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, कुतुब के माध्यम से आप जुड़े, गूगल फॉर्म दे देंगे। और अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उससे संबंधित पुस्तकों के बारे में भी जो है लिंक दिया जाएगा। तो स्टेट, अब हम बात करते हैं स्टेट। ये है कौन सी भर्ती है, ये परमानेंट, परमानेंट रेगुलर, ठीक है, सरकारी नौकरी। दो तरीके की, स्टेट सेंट्रल। सैलरी पोस्ट के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से क्या आज भी जो है बहुत सारे राज्यों में मेडिकल लैब टेक्नीशियन की जगह पर टेक्नोलॉजिस्ट कर दिया गया है। और बट सैलरी के स्ट्रक्चर जो है, जो ढांचा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की यूनिटी नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। जबकि अदर प्रोफेशन में, अगर नर्सिंग की बात करें हम, तो उनका प्रोफेशन में स्ट्रक्चर सैलरी का, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सब सेम है। परंतु मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लोग इकट्ठा नहीं होते, संगठित नहीं होते, अपने संगठन में जुड़ते नहीं है। अपने संगठन से जुड़िए। तो स्टेट की बात कर रहे थे हम, स्टेट की बात हो रही थी। स्टेट में जो है एलटी की पोस्ट आती है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आती है। स्टेट में क्या सैलरी है, 2800। ये ग्रेड पे है। मैंने थंबनेल में जो है ग्रेड पे की बात की है कि ग्रेड पे क्या। अब ग्रेड पे के लिए जो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, ग्रेड पे मतलब क्या होता है, या इससे संबंधित, ग्रेड पे से संबंधित मैं वीडियोस एक और डालूंगा, तब आप लोग देख लीजिएगा। 2800 स्टेट का। वही सेंट्रल में कितना है, सेंट्रल में पोस्ट आती है एमएलटी की 4200, ठीक है। अब 2800 जो जीपी है, मैं यहां पे ग्रेड पे लिख देता हूं, जीपी, जीपी ये 6 पे कमीशन के हिसाब से, 6 पे, 6 सीपीसी, 6 सीपीसी, ठीक है, 6 सीपीसी। तो 4200 की जो मैं स्टेट की बात करता हूं, स्टेट में 2800 के हिसाब से, मेरे हिसाब से 30,000 सैलरी बनती है स्टेट गवर्नमेंट। वहीं जो 4200 का जीपी है, ग्रेड पे 4200, 6 पे कमीशन के हिसाब से, यहां पोस्ट है क्या है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। यहाँ क्या पोस्ट क्या है, लैब टेक्नीशियन। यहाँ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। तो यहाँ सैलरी बनती है 35,000 मिनिमम, मिनिमम 35,000, 35K से 40K, 35,000 से 40,000 तक सैलरी बनती है। डिफरेंस देखिए, कोई क्वालिफिकेशन के में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ एलटी के जो क्वालिफिकेशन है, वहां पे डीएमएलटी मांगा जाता है, या बीएससी एमएलटी, ठीक है। इसमें भी जो है डीएमएलटी मांगा जाता है, डीएमएलटी या बीएससी एमएलटी, ठीक है। डीएमएलटी प्लस कुछ साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है इसमें जो है। तो क्वालिफिकेशन सेम, क्वालिफिकेशन सेम, पर सैलरी में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। अच्छा, अब स्टेट की बात करें तो स्टेट में जो है एलटी के बाद, लैब टेक्नीशियन के बाद, लैब टेक्नीशियन के बाद कोई पोस्ट नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है।
इसके बाद कोई प्रमोशन की पोस्ट नहीं है, बेसिकली कोई प्रमोशन की पोस्ट नहीं है, ठीक है। सैलरी इंक्रीमेंट होता रहेगा, सैलरी बढ़ता रहेगा 30,000 से 40,000, 40 के 50 के 50 के से सैलरी बढ़ती रहेगी, परंतु पोस्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसमें आप बने क्या, MLT, ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, या टीए की भी पोस्ट होती है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट होती है। उसके बाद क्या बनोगे आप, TO 4600 GP। यहां सैलरी कितनी बढ़ेगी, 45 से 50 के, ठीक है। फिर प्रमोशन हुआ, फिर STO बने, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, ये 55 से 60 के। ये मिनिमम सैलरी है, इसमें अगर DA लगाया जाएगा तो और सैलरी बढ़ेगी। जो 46 वाली है वो 70 करीब आएगी, मैं सॉरी 65 to 70, ठीक है। ये वाली जो सैलरी है ये यहाँ पे 40 से 50 के जाएगी, ठीक है। ये डिफरेंस है ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की। यहां पे भी शोषण है, यहां पे भी शोषण है। शोषण क्या है कि 2800 ग्रेड पे, अरे भाई मेडिकल लैब टेक्नीशियन है या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, डिप्लोमा डिग्री के हिसाब क्वालिफिकेशन सेम है, तो आप ग्रेड पे 42 कर दीजिए ना, एक ही। जैसे कि नर्सिंग में है, अगर नर्सिंग में स्टेट का देखा जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट का देखा जाए तो इक्विवेलेंट है, 4600 का ग्रेड पे 70,000 तनख्वाह आती है, गवर्नमेंट है। तो ये जो है मेडिकल लैब टेक्नीशियन की सैलरी के बारे में आपको मैंने सिलसिलेवार बताया है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर अति शीघ्रता के साथ दूंगा। परंतु यहाँ पे और दिक्कतें हैं। यहाँ दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, वैकेंसी ही नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं है, आ ही नहीं रही है। जबकि अगर स्टेट के हिसाब से 3 से 4,000 स्टेट्स, हर स्टेट में 3 से 4,000 मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी खाली पड़ी है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स है उसमें भी जो है अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज, जो परमानेंट पोजीशन है वो खाली पड़े हैं, परंतु भर्ती नहीं की जाती है। वो भर्ती इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोफेशन के लोग हैं वो जागरूक नहीं है और संगठित नहीं है, वो अपने संगठन से भी नहीं जुड़ते हैं और अपनी आवाज सरकार तक भी नहीं पहुंचाते हैं। तो